नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कंपनीज को कैसे वैल्यू करते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। और उसके लिए हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं, मिस्टर रमेश मंत्री, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड। सो वेलकम रमेश ऑन माय द शो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आपने बताया कि इक्विटी मार्केट में किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं तो इक्विटी इज बेसिकली ए क्लेम ऑन फ्यूचर कैश फ्लो एंड वेरी लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैश फ्लो। और कोई जब बिजनेस हम वैल्यू करते हैं तो उसके अंदर जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हम लेते हैं वैल्यूएशन का, तो उसके अंदर टर्मिनल वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टर्मिनल वैल्यू के लिए क्या, थोड़ा टर्मिनल वैल्यू समझाइए, थोड़ा बताइए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है टर्मिनल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। और आप एक्चुअली इट इज़ अ कॉल ऑन फ्यूचर। सो जितना आप सर्टेनिटी के साथ, जितना आपका क्लियरिटी रहे, वो कॉल ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी कंपनियों को वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, कोई भी हम वैल्यूएशन करते हैं और फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करते हैं तो फाइनली हम सज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में टर्मिनल वैल्यू क्या है बिजनेस की। मतलब लॉन्ग टर्म में जब उसका हाई ग्रोथ खत्म हो जाता है कंपनी का तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मली कोई भी DCF मॉडल में 80% से ज़्यादा वैल्यू वो टर्मिनल वैल्यू की होती है। तो देखिए, बिजनेस के अंदर में दैट टर्मिनल वैल्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए पब्लिक मार्केट में जब इक्विटी इन्वेस्टर हम होते हैं, हम माइनॉरिटी इन्वेस्टर होते हैं और यूजुअली एक मैनेजमेंट होता है, प्रमोटर होता है, वो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर होता है। तो ये एक साझेदारी है, पार्टनरशिप है। यदि हम कोई चीज़ के साथ, कोई पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 टाइम 2 टाइम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट व्हेन वी आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एनीवन डूइंग बिजनेस और एनीथिंग इन आवर लाइफ, देयर कैरेक्टर एंड बिहेवियर इज अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट हैपेंस। यदि वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो, यदि उसका कैरेक्टर ही गलत है, उनका व्यवहार ही गलत है, तो आपको कभी वो कैश फ्लो आएंगे ही नहीं। धंधा अच्छा होगा, धंधे में कैश फ्लो जनरेट होगा, बट आपको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये कॉर्पोरेट, अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कैश फ्लो जनरेट होने चाहिए, ये पार्टनरशिप, ये अलाइनमेंट है ना, बहुत क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है। और इसमें हमने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंगली काफ़ी कंपनीज होती है कि जिसके अंदर रियल एस्टेट बहुत बड़ा होता है और रियल एस्टेट का वैल्यू बहुत होता है, लेकिन वो मार्केट कैप से भी कई बार कम, मतलब रियल एस्टेट ज़्यादा होता है, मार्केट कैप कम होता है, बिकॉज परहैप्स उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जो रियल एस्टेट बिकेगा तो हमको पूरा रियलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मेनी टाइम वी सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। नहीं, ये तो बहुत बार हुआ है कि जब रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी बेची गई या कोर बिजनेस बेचा गया तो तब वो वैल्यू माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नहीं आई। सही बात है। हाँ। तो इसलिए वो डिस्काउंट ट्रेड होता है। ठीक बात है। तो जब अब इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम देखते हैं तो एज ए ले इन्वेस्टर, जैसे कोई इक्विटी मार्केट में आना चाहे, इक्विटी मार्केट को समझना चाहे, तो एज ए ले इन्वेस्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या बड़ा इनोवेटिव तरीके से प्रमोटर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को चीट करते हैं या गड़बड़ करते हैं, वो आप थोड़ा हमको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास क्या मैथोडोलॉजी है, आप उससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्लीज़ हमको एक बकेट में बताइए अलग अलग तरीके से। देखिए, क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गुड बिहेवियर, उसको कभी थोड़ा गुड बिहेवियर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। व्हाट इज गुड बिहेवियर, बट बहुत आसान होता है बैड बिहेवियर को डिफाइन करना। ठीक है। गुड बिहेवियर के लिए जरूरी है कि बैड बिहेवियर पहले नहीं हो, वो नेसेसरी। तो एलिमिनेशन करो, पहले एलिमिनेशन करो कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर देखो कि क्या पॉजिटिव बिहेवियर आपको चाहिए। हाँ। मतलब दैट इज बेसिक। तो बैड बिहेवियर मार्केट्स में मैनेजमेंट का, प्रमोटर्स का बहुत तरीकों से आता है। पहला होता है जब प्रमोटर या मैनेजमेंट कंपनी से वैल्यू स्टील करते हैं, चुराते हैं, पैसा निकालते हैं ना। उसके बहुत सारे तरीके हैं। वन सिंपल है कि कंपनी के एसेट्स या बिजनेस को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट का, कभी कभी रियल एस्टेट एक्चुअली पर्सनल कंपनी को बेचा जाता है मच बिलो द मार्केट प्राइस। उनके ग्रुप कंपनियों के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कभी मार्केट प्राइस पे नहीं होते हैं। ये तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिकॉज रेगुलेशन इंडिया में एक रिलेटिव का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, और रियलिटी इंडिया में है कि आपका इन लॉज भी आपके रिलेटिव होते हैं, इंडिया में कजन्स भी रिलेटिव होते हैं।
वो चाहे रेगुलेशन में डिफाइन नहीं हो, पर वो तरीके होते हैं कि उनको रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन कई बार फ्रेंड्स भी होते हैं, बिजनेस एसोसिएट भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है। तो जरूरी ये नहीं कि कागज पे क्या दिखे, क्वेश्चन है कि इंटेंट क्या है। वो वी हैव टू फोकस ऑन द इंटेंट, नॉट पेपर पे क्या चीज कैसे दिखती है। तो वो ऐसा होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आप सेल्स भी उल्टा सीधा दिखा सकते हैं कि सेल्स हुआ नहीं लेकिन आपने किसी कंपनी को बेचा हुआ दिखा दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने कम प्रॉफिट है, ज़्यादा जैसा आपको करना है उस हिसाब से आप उसको मैनिपुलेट कर दिए कि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना तो ज़्यादा मुनाफे पे बेच दिया क्योंकि पेमेंट तो आना है नहीं वहाँ से, और कम मुनाफे पे दिखाना पैसा ले जाना है तो उनको सस्ते दाम पे बेच दिया। तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है। ओके, सो वन इज दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और क्या होता है? दूसरा होता है कि स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब बाय वैरायटी ऑफ वेज। पहले तो यदि कंपनी को कैपिटल रेस करना होता है तो वो कंपनी की स्टोरी बेटर कर देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि प्रॉफिट इन्फ्लेट कर दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों के तेजी के बाजार में प्रॉफिट आ जाते हैं, मतलब सिर्फ तेजी के बाजार में प्रॉफिट आते हैं। प्रॉफिट इन्फ्लेट कैसे होते हैं? फॉल्स गलत सेल्स दिखा के रिकवरी नहीं होती है, डीलर के यहाँ माल चिपका के, इन्वेंट्री बढ़ा के, क्या क्या तरीके होते हैं? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब ये हम प्रमोटर को नहीं बता रहे क्या करना चाहिए, हम इन्वेस्टर को बता रहे हैं क्या सचेत रहना चाहिए। नहीं, जैसे विजय जी और आप दोनों ने हमने सीए पढ़ाई की, राइट? तो बहुत सारे तरीके हैं। इन्फ्लेटेड सेल्स होती है, फर्जी सेल्स होती है, इन्फ्लेटेड प्राइजेस पे सेल दिखाई जाती है, इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू किया जाता है, रिसीवेबल्स जो राइट ऑफ होने वाला होता है, जो पैसा आने वाला नहीं है उसको गुड दिखाया जाता है, कैरी ऑन करते रहते हैं, कैरी ऑन करते रहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज में अक्सर होता है कि कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उसको दूसरी एंटिटी के थ्रू पैसा दिया जाता है अपनी बुक्स को, अच्छा, क्योंकि नहीं तो एनपीएल हो जाएगा। तो एक एनबीएफसी होती है, वो क्या करती है कि एक कंपनी को XYZ को पैसा देती है, वो XYZ एबीसी को पैसा देती है। एबीसी में एनबीएफसी का ओरिजिनल लैंडिंग होता है, फिर भी एबीसी आपको वापस पैसा दे देती है। तो नया डेट हो गया XYZ में, एबीसी का पुराना डेट क्लियर हो गया और अपने को लगता है कि एनपीए है ही नहीं कंपनी में। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग, वो चलता रहता है प्रोसेस। हाँ, ओके। तो ये सब चीज़ों की, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। सेकेंड है ये जो स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन होता है, आप मार्केट में गलत एक्टर्स के साथ अलाइन हो जाते हो। कभी कभी शेयर होल्डिंग कंपनी की देख के भी पता चल जाता है कि यहाँ पे यदि ये लोग शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पे रेड फ्लैग है। कुछ लोग शेयर होल्डर कभी कंपनी में तभी बनते हैं जब उनके और अदर इंटरेस्ट होते हैं, वो मेरिट पे कभी शेयर होल्डर नहीं बनते कंपनी। थर्ड है जब देखते हैं कि आपका बिजनेस जो कोर बिजनेस है कंपनी का, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिस है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है काफ़ी, कि कुछ बिजनेसेस जैसे गवर्नमेंट बिजनेस होता है या रियल एस्टेट में आपको पॉलिटिकल लिंकेजेस चाहिए धंधा करने के लिए, राइट? वो अप्रूवल गलत तरीके से लिए गए हैं, जो अक्सर रियल एस्टेट में हम देखते हैं, बाद में पता चलता है, कभी कभी 20-20 साल बाद में पता चलता है। और कभी कभी कोई इंडस्ट्री में फ्यू प्लेस होते हैं वो कैटलाइज कर लेते हैं, तब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है तो कंपनियों के प्रॉफिट बहुत आ रहे हैं तो उन्होंने प्राइस कोऑर्डिनेशन कर रखा है इंडस्ट्री के अंदर। फोर्थ है प्रॉब्लम होता है गवर्नेंस का। जब कंपनी माइनॉरिटी, देखिए जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इट्स अ पार्टनरशिप, साझेदारी कि वी हैव गिवन देम कैपिटल टू बी पार्टनर्स इन द बिजनेस, चाहे हमारी शेयर होल्डिंग थोड़ी भी हो बट प्रैक्टिकली हम पार्टनर है। बट यदि आपको माइनॉरिटी प्रमोटर आपको पार्टनर नहीं समझे तो ये प्रॉब्लम है, राइट? तो कभी कभी देखा है हमने कंपनियों में कि प्रमोटर के 2 बच्चे होते हैं तो 2 बिजनेस चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चों को 2 बिजनेस देना है। उनकी एक बिजनेस में कोई कंपिटेंसी नहीं होगी, बट वो फैमिली प्लानिंग है कि 2 बच्चों को 2 बिजनेस देने हैं। तो इज दैट द राइट थिंग फॉर अस? आपको बहुत साल पहले याद होगा सत्यम का केस हुआ था। आईटी कंपनी होती थी, उन्होंने कोशिश किया कि अपने ग्रुप की इंफ्रा कंपनी खरीद ले और रियल एस्टेट खरीद ले। ऑफकोर्स सत्यम एक केस स्टडी है कि अकाउंटिंग, बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड था, बट ये जो चीजें सिग्नल्स है कि कुछ एकदम ही अलग करते हैं, सडनली कोई कोरिलेटेड है, वो प्रॉब्लम है। और अकाउंटिंग का तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब इनफैक्ट जितने भी गवर्नेंस फेलियर्स होते हैं सबसे कॉमन होता है पुअर अकाउंटिंग। मतलब क्योंकि कभी कभी कंपनियों के इंसेंटिव अलग होते हैं, प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है तो नंबर्स को स्मूथ किया जाता है। तो ब्रॉडली आप बोलते हैं कि इसको फ्यू फॉर्म ऑफ बिज गवर्नेंस जो आपने एक टेम्पलेट बनाया है उसमें होता है चीटिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो गया, उसमें अलग अलग चीज़ें होते हैं कि पैसा साइफन ऑफ करना, कन्फ्लिक्ट कोवर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना,
डिफरेंट ऑनरशिप इन सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस होती है, डिफरेंट ऑनरशिप ऑफ नया बिजनेस लाया उसका नया कोई और ऑनरशिप दे दी बजाय कि माइनॉरिटी शेयर उसी प्रोपोर्शन में जिसमें कि मेन कंपनी है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि इन्वेस्टर के साथ चीटिंग करना एक ब्रॉड हो गया, तीसरा हो गया कि अनएथिकल और इलीगल बिजनेस कंडक्ट प्रमोटर करते हैं, फोर्थ हो गया कि मिसअलाइन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोटर के विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और एंड में होता है कि पुअर अकाउंटिंग की। सारा एक्चुअली आता कहाँ पे है, ये पूरा आता है अकाउंटिंग किस तरह आप गड़बड़ की, तो उसके अंदर अग्रेसिव अकाउंटिंग एजम्पशन, वो थोड़ा बताइए। व्हाट इज, हाउ डज अ कॉमन इन्वेस्टर आइडेंटिफाई इस कंपनी का अग्रेसिव अकाउंटिंग कंडक्ट है? ये 2-3 तरीके हैं। जैसे पहले तो क्या होता है कि कंपनी एग्रेसिवली सेल बुक कर रही है, तो आपको देखना है कि कंपनी का सेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहा है क्या? ये बढ़ रहा है, उसका एक रेड सिग्नल ये होता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं फास्टर देन सेल्स। सो सेल्स भी बढ़ रहा है, डेटर ज्यादा बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है क्योंकि वो सेल हुई नहीं है, बट उसको आपने एक एंट्री पास कर दी है। हाँ, तो वो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा। तो एग्रेसिव अकाउंटिंग का एक प्रूफ होता है कि आपका कैश फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उन कंपनियों में क्या होगा, आपकी सेल ग्रो करेगी और डेटर उससे फास्ट ग्रो करेंगे, तो कैश फ्लो दिखेगा नहीं, सेल्स के मुकाबले कैश फ्लो दिखेगा नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिखेगा। ओके। और ट्रांजैक्शन विदाउट बिजनेस मेरिट मतलब क्या होता है, थोड़ा बताइए। इसके अंदर में ये होता है कि कुछ एक्विजिशन या कुछ ट्रांजैक्शन किया जाता है जिसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं होता है। कभी यू गॉट इनटू अ बिजनेस और स्टार्टेड डूइंग सम थिंग्स व्हिच यू कांट सी एन इकोनॉमिक मेरिट कि क्यों कर रहे हैं, तब लगता है कि यहाँ पे कोई रेड फ्लैग है। तो हमने काफ़ी टाइम देखा कि प्रमोटर एक छोटी कंपनी बनाता है और उस छोटी कंपनी में अपनी कंपनी के ट्रांजैक्शन दिखाता है और उसके बाद उस कंपनी को मेन कंपनी खरीद लेती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्रमोटर कंपनी से पैसा अपनी पर्सनल फाइल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत कॉमन बिहेवियर हमने इंडियन प्रमोटर को देखा है कि कैसे कंपनी से पैसा बाहर ले जाना है। तो एक ही चीज़ है। और होता है कि आपने लिखा कि फ्रंट लोडिंग रेवेन्यूज एंड बैक एंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे आइडेंटिफाई करें फ्रंट लोडिंग रेवेन्यू एंड बैक एंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे बैक एंडिंग एक्सपेंसेस के क्या होता है कि आपके लेटेस्ट से आपने कोई सर्विस लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड की है और आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट किया है, आप रेवेन्यू बुक कर लेते हो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से कोई होटल ने 10 साल की मेंबरशिप बेची, यूसेज आपको, मैं आपको रूम यूज करने का राइट दे रहा हूँ 10 साल के। जब रेवेन्यू आया तो मैंने उस साल उसको पूरा कर लिया, पर आपकी लाइबिलिटी अगले 9 साल तक प्रोवाइड करना। कोई गुड्स के अंदर में आपकी 5, 10, 20 साल की वारंटी होती है। आपने उसका प्रोविजनिंग किया कि नहीं किया? हाँ, वारंटी का आपने प्रोविजन किया ही नहीं, बिकॉज आपने कभी 20 साल की वारंटी लिख रखी होती है, राइट। तो कभी वारंटी का क्लेम फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स में तो नहीं आएगा, राइट। बट जब भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी होगी तो क्या आपने उसका प्रोविजन किया है, या लॉजिकली इंश्योरेंस लेना चाहिए यदि इंश्योरेंस अवेलेबल है तो उससे पता चल जाता है कि बिहेवियरली यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं कभी सवाल पूछता हूँ, अच्छा कंपनी आपका यदि प्रोडक्ट लॉन्ग डेटेड है, आपने 7 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी दे रखी है, तो आपका प्रोविजन क्या है? तो पता चल जाता है कंपनी ने प्रोविजन किया ही नहीं, बोलता है नहीं कंपनी में डिफेक्ट होता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ऐसा मतलब वो रेवेन्यू आपके फ्रंट वैसा भी लैंडिंग में भी हो जाता है ना कि आप बुक्स लैंड कर दी, रिकवरी का ख्याल नहीं है तो बहुत अच्छे नंबर दिख जाते हैं। लैंडिंग में तो बहुत कॉमन है। देखिए कोई भी लॉन्ग टर्म होम लोन हो, लेटेस्ट से 10 साल का भी होम लोन हो, प्रॉफिट तो लास्ट 3-4 इंस्टॉलमेंट में आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप 9 साल तक तो प्रॉफिट दिखा सकते हो कि आपने होम लोन में पैसा बनाया है। सारा लॉस 10th ईयर में बुक कर सकते हो। ओके। अच्छा, आपने कुछ केस स्टडीज भी दिया है कि आपने कैपिटल गुड्स कंपनी के बारे में बोलता है, एक लीडिंग एनबीएफसी के बारे में बोला और एक स्मॉल आईटी कंपनी के बारे में बोला है। तो विदाउट नेमिंग, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दीज 3? सो इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, एंड ये एक उदाहरण है, ये काफ़ी कॉमन होता है। जो फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल गुड्स कंपनी का, तो यहाँ पे जो केस स्टडी है कि प्रमोटर का लिस्टेड कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट में बिजनेस था इन पर्सनल कैपेसिटी। जब वो कैपिटल गुड्स की साइकिल ख़राब थी तो प्रमोटर ने वो कंपनी को लिस्टेड कंपनी में मर्ज करके अपना स्टेक बढ़ा लिया। चलिए एक बार तो माफ़ होती है, एक गलती तो माफ़ होती है कि चलो आपने स्ट्रक्चर को ठीक कर दिया, अलाइनमेंट कर दिया प्रमोटर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का।
बट इमिडिएटली आफ्टरवर्ड्स उसने एक दूसरी कंपनी चालू की और सेम धंधा पर्सनल कैपेसिटी में चालू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मंदी के अंदर में अपने पर्सनल कंपनी को मर्ज करके स्टेक बढ़ गया और वापस वो सेम कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस चालू हो गया। और अभी तेजी का कैपिटल गुड्स में पूरी तेजी है, तो कैपिटल रेज हो रहा है, वैल्यूएशन हो रही है, वो अपना स्टिक बेच रहे हैं कैपिटल रेजिंग के थ्रू। फिर कभी मंदी की वापस साइकिल आएगी तो वापस वो पर्सनल बिजनेस को मर्ज कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रही है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब अच्छा काम चल रहा है तो प्रमोटर पर्सनल कैपेसिटी में पैसा बना रहा है, और जब खराब काम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो दैट कम्स टू एवरीबडी इंक्लूडिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं नुकसान लेने में, प्रोवाइडेड इज आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, तो वहां उसको दिया नहीं जा रहा। एंड दे कैन आल्सो फिगर आउट कौन सा क्रीमी कॉन्ट्रैक्ट उसमें पास ऑन करना है। तो कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस का फिर आपने एक दूसरा एनबीएफसी का एवरग्रीनिंग का प्रॉब्लम है कि हम ये काफ़ी कॉमन होता है एनबीएफसी के अंदर में कि लेट्स से रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग करती है डेवलपर को, और चलो आज तो डेवलपर साइकिल रियल एस्टेट साइकिल अच्छी है, बट पूरा एक डिकेड था जब रियल एस्टेट में पेन थी, तो बड़ा लोन दे रखा था डेवलपर को, डेवलपर पे नहीं कर रहा है टाइम पे। तो इस एनबीएफसी ने बहुत क्रिएटिव चीज की, उसने एक शेल कंपनी बनाई जिसमें डायरेक्टर और ओनर कौन थे, कंपनी के एम्प्लॉइज, ताकि वो कंपनी की एनबीएफसी की कंपनी नहीं लगे, और फिर उसके लोन को गारंटी कर दी। तो इफेक्टिवली जो अब उस कंपनी को पैसा दे रहा है वो तो एनबीएफसी को पैसा दे रहा है क्योंकि आपकी गारंटी है, और ये पैसा यूज किया जाता है उस डेवलपर को पैसा देने के लिए, फिर वो डेवलपर पैसा देता है वापस। तो क्या वो पूरी साइकिल में आपकी सिचुएशन नहीं बदली क्योंकि आपने एक लोन अकाउंट एंट्री करके पूरा उसको मतलब एनपीए जीरो कर दिया आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। यस ओके, और आपका रेटिंग इंप्रूव हो जाता है, रेटिंग इंप्रूव करा लेते हो आप। हाँ, तो इनफैक्ट नाउ रेगुलेटर अभी आरबीआई इन कुछ सालों में काफी फोकस कर रही है बैंक और एनबीएफसी की एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ। सो लास्ट साइकिल में बहुत सारी एनबीएफसी उड़ी थी, ये काफी कॉमन परवेजिव प्रॉब्लम था कि बुक्स क्लीन दिखती थी बट रियलिटी बहुत अलग थी। तो क्रेडिट ग्रोथ कम होने का एक कारण ये भी नहीं है कि अभी पहले जैसी एवरग्रीनिंग नहीं हो रही है तो क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिख रहा, मे बी, आई डोंट नो। नहीं, तो उस समय तो इकोनॉमिक स्ट्रेस था, तो क्रेडिट ग्रोथ तो दिखेगा क्योंकि आप पैसा बना नहीं रहे हो धंधे में और आपको पेमेंट करना है, आपका इंटरेस्ट भी बलून कर रहा है, लाइबिलिटी भी है। अभी साइकिल का एडवांटेज क्या है कि आपके प्रॉफिट भी है और आपको अभी इक्विटी मार्केट से पैसा मिल रहा है। सही बात। तो थोड़ा सा डिमांड कम हो गया। अच्छा, आपने जैसे अकाउंटिंग, जैसे आपका एक क्राइटेरिया होता है जो गवर्नेंस का, आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस में आप देखते हो कि सीएफओ और ऑडिटर्स चर्न, तो वो क्या देखते हो उसके अंदर आप? देखिए बहुत सिंपल है कि यदि रेगुलरली कोई फर्म के अंदर में ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, देखिए नहीं तो नॉर्मली ऑडिटर का एक टर्म होता है 5 साल तो होता ही है। हाँ, तो नॉर्मल 5 साल तो ऑफिशियली रिक्वायर्ड है उसको चेंज करने का। कोई ऑडिट फर्म नहीं, कोई ऑडिट कंपनी छोड़ना नहीं चाहती कंपनी को, क्यों रेवेन्यू छोड़ना चाहेगा वो? कोई उनका तो बिजनेस है, ठीक बात है। तो यदि इफ यू सी रेगुलर ऑडिटर चर्न कोई भी रीजन से, चाहे वो कुछ भी कारण दे, हाँ, बट वो 2-3 साल में ऑडिट या एक पहले साल के बाद में भी कुछ रीजन दे के ऑडिटर चेंज हो जाता है, और सीएफओ भी रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, तो दीज आर ग्रेट फ्लैग्स, बिग रेड फ्लैग्स, बिकॉज जब सीएफओ जाता है जॉब में, जब देखता है कि बुक्स क्लीन नहीं है, और रिमेंबर सीएफओ एक स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आजकल जब भी कंपनीज एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है चेंज रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ या चेंज ऑफ ऑडिटर, उस दिन थोड़ा नहीं, अब तो आपको रीजन देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है क्यों रिजाइन। तो ये क्लियरली अब मार्केट में ये ट्रांसपेरेंसी आई है, इंफॉर्मेशन आया है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, आपको ट्रैक करना पड़ता था कि ऐसा कुछ बदल गया है। और एक आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में एक चीज़ और लिखा है कि रिकरिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो जैसे अक्रूवल से कैश, कैश से, थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सिंपल है, यदि नॉर्मली नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंट होना चाहिए। यदि हर 2-3 साल में देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी बदल गई है, राइट, तो क्लियरली वो नंबर्स मैनेज किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोविजंस या डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन में एक पॉलिसी होती है, हर 2-3 साल में डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया जाता है, तो क्लियरली वो नंबर मैनेज किया जाता है। जैसे प्रोविजन में काफ़ी मैनेजमेंट को डिस्क्रिप्शन होता है कि कैसे अकाउंट फॉर करें कोई भी बिजनेस के में, तो उसमें एस्टिमेट तरीका है कैसे वो कॉन्स्टेंटली बदला जा रहा है, और ये चीज़ें ना आपको फाइन
प्रिंट में मिलती है एनुअल रिपोर्ट में, या आपको दिखता नहीं है, आपको तो आपको रिगर लगाना, मेहनत करनी पड़ती है, एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, आजकल कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि 99% इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते बिकॉज वो इतना बल्कि होता तो और जानबूझ के शायद लिखने वाले उसको बल्कि बनाते हैं। हाँ। कि पहले चेयरमैन के स्टेटमेंट आएंगे, डायरेक्टर के स्टेटमेंट आएंगे, 15 पेज तो उसमें भर देंगे, उसके बाद वो थोड़ा ठीक बात है। अच्छा, आपने एक और आप कैपिटल एलोकेशन का आपने क्राइटेरिया लिया गुड गवर्नेंस के लिए, तो आपने कहा कि मटेरियल नॉन कोर इन्वेस्टमेंट। देखिए, हम किसी के साथ, जैसे कि ये इन्वेस्टिंग एक पार्टनरशिप है, तो हम किसको पैसा देते हैं जो अपनी लाइन में कॉम्पिटेंट हो। तो मैं बोल रहा हूँ स्टील कंपनी है, तो मैं इसको समझ के स्टील बनाएगी है, हाँ, बाद में कोयला बनाने लग गई थी या दूसरा बनाने लग गई, तो हाँ, यदि आईटी कंपनी है तो हमने, बिकॉज उनको आईटी बिजनेस तो वो रियल एस्टेट में घुस गया तो हमको तकलीफ है कि बस सिंपल है, कोई भी एब्सोल्युटली नॉन कोर चीज कर ली जहाँ पे उनकी कोई कॉम्पिटेंस नहीं, मैंने आपको पैसा आईटी धंधे के लिए दिया और आपने वो पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। तो रिलेटेड में जा सकते हो, लेकिन एब्सोल्युटली अनरिलेटेड में जाना वो रेड फ्लैग होता है कि क्यों घुस रहे इसके अंदर भाई। अक्सर मैंने देखा है वेरी लो चांस है कि कोई अपने नॉन कोर में जाके सक्सेसफुल हो पाता है। नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई भी धंधे में बहुत मुश्किल है। मतलब कोर धंधे में चलाना ही आजकल इतना दुनिया कॉम्पिटिटिव है, उसमें सक्सेस रहना इज डिफिकल्ट। सो आपको नॉन कोर में कहाँ से मिलेगा? और आप देख लीजिए, तेजी में देख लीजिए, मुझे आज भी याद है लास्ट 2003 से 8 की साइकिल में सबको रियल एस्टेट में जाना था, सबको पावर में जाना था, सबको इंफ्रा में जाना था, राइट? एंड वो साइकिल का हिस्ट्री पता है। और आज आप देखेंगे वापस पावर में लोगों को जाना है, इंफ्रा अभी भी इतना हॉट नहीं है, खाली रेन्यूएबल हॉट हुआ है, रेन्यूएबल हॉट हुआ, ग्रीन एनर्जी व्हाटएवर यू कॉल इट, सबको जाना है, राइट? जो भी और थोड़ा टेक लेड ये जो न्यू एज बिजनेसेस लोगों को जाना है, चाहे कंपिटेंस हो। हाँ, तो जहां भी लोगों को लगता है हॉट है अक्सर चले जाते हैं, अपनी कंपिटेंस कहाँ है वो नहीं समझ में आता। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज देखा कि अभी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं पर्टिकुलरली वेल्थ टेक, फिनटेक, कंज्यूमर टेक में जनरली फैमिली ऑफिस से करते हैं, मेन कंपनीज करना थोड़ा बंद करते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नेंस इश्यूज। वरना वहाँ आपने 50 करोड़ रुपए डाला, 5,000 करोड़ मार्केट कैप टूट सकता है आपका। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या करते हैं वो आपकी इच्छा है, आपके पर्सनल कैपिटल से। मैंने आपके साथ इस बिजनेस में पार्टनरशिप की है, इस बिजनेस में हमारे रिलेशनशिप सेम होने चाहिए। आप पर्सनल कैपेसिटी में आप कहीं इन्वेस्ट करो, वो ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, जो करिए। और फिर आपने कंप्लायंस वाला मैटर बोला, उसमें आपने बोला अनएथिकल मीन ऑफ प्रोक्योरिंग बिजनेस, जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। फिर कुछ फाइन्स और पेनल्टीज कंपनीज पे लगती है, थोड़ा वो एक आध इंसिडेंट बताइए जो विदाउट टेकिंग नेम की। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉमन डीएनए है कि जो कंपनीज कंप्लायंट होती है, मतलब यू वांट टू सी पीपल हु रन बिजनेस एथिकली, व्हिच वन ऑफ द सिंपल प्रूफ इज कि आप पे फाइन पेनल्टी बड़ी नहीं लगती। छोटी मोटी गलती वो ठीक है, हाँ, दैट मतलब वो तो किसी के साथ हो सकता है, बट आपका बिहेवियरली बड़ा कोई बड़ी पेनल्टी फाइन नहीं लग सकती है। जैसे अभी हम रिसेंटली एक कंपनी को देख रहे थे, तो इनफैक्ट जब हमने सर्च किया हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में, तब हमें पता चला उनके वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ने बैन कर रखा है उनको। अच्छा, तो मतलब एक आपने एक ड्रग कंपनी का इलस्ट्रेशन दिया कि उसमें एफडीए ने उनको फाइन किया था $500 मिलियन के आसपास, और वो ढंग से डिस्क्लोज भी नहीं हुआ था। यस, तो ऐसा वेरेवर जहाँ पे लगता है कि आपका एक कल्चर नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली फाइन्स लगती रहती है बिहेवियरली, तब पता चलता है कि इट इज द साइज एंड द क्वांटम ऑफ फेलियर दैट मैटर्स। एंड वो एक डीएनए होता है लोगों का। हाँ, कि अगर आदमी अपने बायर को चीट कर सकता है तो वेंडर को भी कर सकता है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो कुछ आवाज ही नहीं है उसकी, उसको तो किसी भी दिन वो चीट कर सकता है। दीज आर सिग्नल्स, ओके, उससे आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। फिर आपने इलेजिटिमेट कार्टेलाइजेशन की तो अपन ने बात कर ली, जैसे हमने देखा सर्टेन सेक्टर में हुआ था। तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट बूस्ट दिखता है, बट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। फिर आपने लिखा कि सेबी रेटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड देखिए आज रेगुलेटर ने भी ना बहुत सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस डाली हैं। वन सिंपल थिंग इज द बोर्ड स्ट्रक्चर और व्हाट द बोर्ड इज। अब आप जब बोर्ड को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि क्या बोर्ड्स में फ्रेंड्स और फैमिली भरे हुए हैं, अननोन लोग भरे हुए हैं जिनकी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से आई एम लुकिंग एट अ बैंकिंग बोर्ड, एटलीस्ट यू नीड 2-3 प्रोफेशनल्स ऑन द बोर्ड हु अंडरस्टैंड द बैंकिंग बिजनेस डीपली, राइट?
So you want to see the composition of the board in true spirit. Plus you want to see professionals who are on the board who have reputation, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन 30-40 लॉन्ग करियर से बना रखी है, वो अपनी बोर्ड फीस के लिए they will never let that wrong सही thing बात happen. है, ठीक बात है. So उनकी रेपुटेशन मैटर करती है, उनका अलाइनमेंट मैटर करता है. कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी मैटर करता है. मैंने कभी देखा है कि ऑडिट कमेटी का चेयर होता है who has no background in accounting. I have seen a few cases. तो फिर तो वो तो रेड फ्लैग है. तो एकदम clearly anything can pass. they have no background in accounting. I have seen audit committee chair. Ups regulators started taking very severe actions now. Yeah. मैंने एक इंटरेस्टिंग, जैसे आपने उस एनबीएफसी की बात की, उसी एनबीएफसी के अंदर बोर्ड में एक मेंबर देखा मैंने, हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ बैंक. और जब मैंने देखा तो वो बैंक का उस कंपनी से लॉन्ग रिलेशनशिप था. तो पोस्ट रिटायरमेंट तो वो क्विड प्रो को ऐसा लग रहा हो गया. Yeah, so you want to see a lot of good professional competence on the board and independence on the board. वेरी गुड. अच्छा, उसके अलावा आपने इंटरेस्टिंगली वाईटोक ने अपना कुछ गवर्नेंस पे काम किया. जैसे कि आप एनुअल रिपोर्ट तो डेफिनेटली आप बोलते हैं कि 99% 90% लोग पढ़ते नहीं है, वो सही है. वो तो आप लोग की आपकी बड़ी एनालिस्ट की टीम है, तो आप तो उसमें बहुत रिगर से काम करते हैं. उसके अलावा मैंने देखा कि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हो, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डेटा, ईपीएफओ डेटा, चार्ज डॉक्यूमेंटेशन, कोर्ट रेगुलेटरी ऑर्डर्स, सोशल मीडिया स्कैन. तो थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमको बताइए कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में क्या देखते हैं आप, देखिए एनुअल रिपोर्ट तो एक और क्या इन्वेस्टर को देखना चाहिए. हाँ, एक बेसिक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. ओके, राइट. एनुअल रिपोर्ट तो वो तो देखना ही चाहिए. बट एक्चुअली बहुत सारे और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे आप दोनों को काउंट चेक कर सकते हो उसमें लिखा हो सही है कि नहीं. हाँ. और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स या फाइलिंग्स होती है विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कोर्ट्स एंड ऑल. तो वन सिंपल थिंग इज यू रन अ सर्च इन कोर्ट ऑर्डर्स ऑन द प्रमोटर्स इन द कंपनी. ओके. एंड लुक एट व्हाट इज देयर इश्यूज पेंडिंग. और वो इजीली अवेलेबल अभी तो. हाँ, अभी तो सारे कोर्ट ऑर्डर ऑनलाइन आने लग गए. हाँ, सारे कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट केसेस सब पब्लिक डेटाबेसेस है. आप सर्च कर सकते हो. तो आप जैसे रिसेंटली हमें केस पता चला कि कंपनी ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि हमें रीइंस्टेट करिए क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बैन किया था. तो वो सिंपल चीज. तो ये आप सर्चेस करो, उसके अंदर में कोर्ट ऑर्डर्स क्या आते हैं, क्या सिवियरिटी है, वो उससे पता चलता है कि उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या है. कभी कभी हमने देखा है उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता. अच्छा, डिस्क्लोजर नहीं करता. एनुअल रिपोर्ट में कहीं पे भी कंटीजेंट लायबिलिटी है. तो आप ये चीज देखते हो? यस. कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी टीम सर्च करती है कि इस प्रमोटर्स कंपनी का कोर्ट में कोई एडवर्स जजमेंट या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं चल रहा. आप देखते हो उसको. ओके, सिंपल है. और यदि कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है तो ग्लोबल सर्च भी करनी है. ग्लोबल सर्च भी कर रहा. हाँ, क्योंकि यदि कोई आपका न्यूयॉर्क या लंदन में केस चल रहा है तो वो भी आपको पता चलता है कि यदि किसी ने तो इनफैक्ट समटाइम्स वेरी डीप गूगल सर्चेस आल्सो कम अप विद एविडेंस इफ यू यूज द राइट वर्ड्स एंड समटाइम्स लुक नॉट फॉर HTML रिजल्ट्स बट PDF डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि कभी कभी वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अलग होता है. तो वो चीजें हैं. दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करते हैं जो रिलेटेड पार्टी समझने के लिए है कि ट्राई टू मैप द फैमिली ट्री ऑफ द प्रमोटर. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. टेक्निकली योर ब्रदर इन लॉ मे नॉट बी योर रिलेटिव. यस, डेफिनेशन में तो है नहीं. हाँ. बट इफ आई सी राइट, अदर सिंपल थिंग इज कंपनी की जो हेड ऑफिस होती है उस या प्रमोटर का जो घर होता है उस पे सर्च करो कितनी कंपनीज या पार्टनर्स लिस्टेड है तो मालूम पड़े. तो वो सारा और वो कंपनियां कुछ भी डिस्क्लोजर हो गई. यदि आपका यदि घर के एड्रेस पे या आपकी हेड ऑफिस के एड्रेस में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है या LP रजिस्टर्ड है तो आपकी पर्सनल कंपनी है. हाँ, ठीक बात. कोई रजिस्टर्ड एड्रेस. अच्छा, उसमें आपके चपड़ासी को आपने लगा रखा हो, वो आपका एड्रेस है. तो सेकंड इज मैप द कॉमन डायरेक्टर्स. यदि ये एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर है जो अनडिस्क्लोज्ड है तो भी वो भी कॉमन. और एक्चुअली ये भी मिल जाता है कि यू आल्सो सी कि वेयर दे आर डायरेक्टर अदर कंपनीज, वहाँ कुछ क्वेश्चनेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपके मन में आ जाता है कि व्हाई दिस गाय इज देयर. यस, क्लियरली. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डूबियस शेयर होल्डर्स इन योर लिस्ट जिनको पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स डाले हैं, सेबी ने या उनका मार्केट में रेपुटेशन है कि जहाँ प्राइस मैनिपुलेशन होता है वहीं आते हैं वो लोग. हाँ, एंड
दैट इज वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसर्च प्रोसेस है ना। फॉर एग्जांपल हम ईपीएफओ को डेटा यूज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को एक आईटी कंपनी का कॉल पे मैंने सुना है कि सीएफओ ने कुछ नंबर दिए और ईपीएफओ से नंबर टैली नहीं होते हैं। हाँ, तो सिंपल है, हमने एक टूल बनाया है जिससे हम ईपीएफओ का डेटा यूज करते हैं टू ट्रैक एट्रिशन ऑफ कंपनीज। वाह। देखिए कोई भी कंपनी में ना, देखिए रिलेटिव टू इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एट्रिशन होता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपका जो कल्चर या प्रोसेस है उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत हाई एट्रिशन में आप आपकी प्रोसेसेस, कल्चर, डीएनए को कैसे सस्टेन करेंगे, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो जाता है। तो वो आप ईपीएफओ से ट्रैक कर लेते तो हैं। फाइनली देखिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए एक तो स्टोरी आपको मैनेजमेंट बताती है कि हम ये कर रहे हैं, ये बिजनेस है, हम ये करते हैं। एक इस कंपनी के नंबर्स और डॉक्यूमेंट बताता है, वो टैली होते कि नहीं। हाँ, मतलब वो कंसिस्टेंट है या नहीं। बहुत सारे रेगुलेटरी फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स कि ये जो दो स्टोरी, क्योंकि ये दो स्टोरी तो कंपनी ने क्रिएट की है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बैलेंस शीट देख के मुझे याद है, करीब 25 साल पहले की बात है। एक कंपनी ने बोला कि हमारे इतना माल उठता है इस फैक्ट्री से। तो हमारे एनालिस्ट ने पूछा कि माल उठता कैसे, तो बोला ट्रक आते हैं। बोला ट्रक ट्रांसपोर्ट आपका पैसा लगता है, बोला आपका पैसा लगता है। तो उसने टोटल कैलकुलेट किया कि एक ट्रक में इतना टन माल चला जाता है। फिर उसने काउंट किया कि एक ट्रक का इतना पैसा लगता है। वो ट्रांसपोर्ट बिल टैली नहीं होता, 10% भी नहीं हो रहा था ट्रांसपोर्ट बिल। आज भी मैं जब भी कोई प्लांट विजिट पे जाता हूँ, हाँ, तो मैं ऐसे ही जब स्टोर्स में जाता हूँ तो ऐसे कैजुअली पूछ लेता हूँ स्टोर मैनेजर से, अच्छा दिन में कितने ट्रक आते हैं। क्योंकि यदि 20 ट्रक आते हैं तो मुझे एस्टिमेट है कि कितना माल रोज का डिस्पैच होता है। ठीक बात। हाँ, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्लांट विजिट जाओ तो आप देख लो कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्योंकि उससे आपको एस्टिमेट मिल जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस है जो एक जगह मेरा एक एनालिस्ट था, उसने वो जो रोड होता है और फैक्ट्री का प्लांट होता है, उसके बीच में वो ग्रीन पैच होता है जो अन पेव्ड रोड होता है, उस पर घास उगी हुई थी। मतलब ट्रक के टायर के निशान ही नहीं थे। तो मतलब ये लुक्ड एट नंबर की, बोले यहाँ तो ट्रक के टायर ही नहीं है भाई, मतलब टायर के निशान ही नहीं, तो कहाँ से माल उठता होगा तुम्हारा। नहीं, ये तो बहुत डीप थिंकिंग है। हाँ, एक्चुअली वन एनालिस्ट ऑफ माइंड टोल्ड मी दिस कि सर हमने देखा वो चीज। हाँ, नहीं तो ये तो बहुत अच्छी डीप थिंकिंग है। हाँ, कि ये ऑब्जर्व करना। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि लोग देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मतलब कि आपको नहीं, मेरा एक एनालिस्ट था, वो प्रोडक्ट जहाँ शेल्फ से बिकता था ना, फिर पीछे जाता था, अच्छा स्टोर कहाँ है, गोडाउन कहाँ है, गोडाउन से कंपनी कहाँ, फैक्ट्री कहाँ, एंड यूज्ड टू कम आउट। वो बहुत इंटरेस्टिंग काम करता था। या तो जैसे फॉर एग्जांपल वी विजिट स्टोर्स एंड ऑल, तो ये सवाल पूछते हैं कितना माल बिकता है, क्या फ्रीक्वेंसी बिकता है, मार्केट शेयर क्या है। तो कुछ साल पहले एक दो कंज्यूमर कंपनी जो मैंगो जूस बनाती थी, हमें पता चला मार्केट में माल बिकता ही नहीं है। कंपनी 20% 25% मार्केट शेयर दिखाती है कंज्यूमर बिजनेस में, एंड वो प्रोडक्ट कहीं शेल्फ पे अवेलेबल ही नहीं थी। कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आपका दिखना चाहिए, आपका 20% के ऊपर मार्केट शेयर है तो प्रोडक्ट हैज टू बी वाइडली अवेलेबल। एब्सोल्युटली 20% इज टू बिग इन इंडिया। हाँ, इंडिया में तो 20% तो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। हाँ, तो इट हैज टू बी अवेलेबल अक्रॉस द बोर्ड, एब्सोल्युटली, और वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। यू कांट से कि एयरक्राफ्ट में जा रहा है ना। कि आपने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, ट्रायंगुलेशन। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काम आता है कि वो मोबाइल डाटा ट्रायंगुलेट करते हैं। तो आप इसको कैसे? बेसिकली वही बोला, 3 स्टोरियां होती है। एक स्टोरी होती है कंपनी बताती है, दूसरे सारे डॉक्यूमेंट बताते हैं, सर्चेस बताते हैं, और तीसरा है हम इकोसिस्टम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब एक कोई भी कंपनी या बिजनेस का एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में कौन कौन होता है? उसके कस्टमर होते हैं, बिजनेस के कस्टमर होते हैं, उसका कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके सप्लायर होते हैं, उसके चैनल पार्टनर होते हैं जो प्रोडक्ट को बेचते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं इकोसिस्टम का, एक्स एम्प्लॉयज होते हैं, कहीं कहीं कोई इंडस्ट्री में इवन रेगुलेटर इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज़ द इंडस्ट्री इज सो रेगुलेटेड। बिल्कुल ठीक। देन देयर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स ऑन द इंडस्ट्री। यू टॉक टू ऑल दिस पीपल एंड ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द कंपनी कि इनकी स्टोरी क्या है। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क है। आप कैसे करते हो? जैसा मैंने देखा कि आप 360 डिग्री प्रोस्पेक्ट देखते हो, बिजनेस का मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस देखते हो, हजारों मीटिंग करते हो। थोड़ा बताइए क्या एग्जैक्टली आपकी टीम करती है? आइडिया सिंपल है कि देखिए
आप ऑफिस में बैठ के यदि कंपनी के नंबर देखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखता है प्रोसेस का, बट बिजनेस को समझना है तो आपको ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और पूरे इकोसिस्टम से बात करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनी का प्लांट विजिट, ऑफिस विजिट, जहाँ पे रियल एस्टेट है तो साइट विजिट। दिस इज फर्स्ट थिंग, उसमें बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं आपको। देन कोई भी बिजनेस के कस्टमर होते हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों प्रोडक्ट खरीदते हैं, वाई डू दे प्रेफर। कहीं कहीं इकोसिस्टम, आपके पार्टनर्स बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे रियल एस्टेट में ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स उस, यदि आप कोई प्रोजेक्ट है, लेटर से ये प्रोजेक्ट है, इस एरिया में 3-4 ब्रोकर से बात करा देंगे, वो आपको प्रोजेक्ट की पूरी फीडबैक दे देंगे कि कितना माल बिका है, इसकी डिमांड है या नहीं है, इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो आपको अच्छा फीडबैक दे देंगे। इस लोकल मार्केट में इस बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, इस एरिया में बिल्डर ने हिस्ट्री में किस प्रोजेक्ट में टाइम पे माल डिलीवरी की है नहीं, कि उनकी रेपुटेशन क्या है। आपको मल्टीपल सोर्सेज से कॉमन थ्रेड मिल जाता है कि जहाँ रेड फ्लैग दिख रहा है दिख जाता है। एंड द रियलिटी इन इंडिया इज, यू नो, देयर आर स्टिल बिल्डर्स हु एक्सेप्ट कैश। ठीक बात है। तो ये भी आपको फीडबैक लेनी होती है। और आपने एक थोड़ा फोरेंसिक, इन हाउस फोरेंसिक कैपेबिलिटीज भी आप लोगों ने थोड़ा बताया उसके बारे में क्या, बिकॉज लोग मालूम नहीं कि फोरेंसिक क्या होता है, किस तरह। तो हम वैसे हमारी टीम इस होल प्रोसेस पे काम करती थी, बट जैसे आज इंडिया में अब क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी हो गई है, हमारी टीम बहुत कवर करती है, तो हमें लगा कि एक तो टीम की खुद की इन हाउस हर एनालिस्ट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बट एक स्पेशलाइज कैपेबिलिटी होनी चाहिए ये चीज़ काम करने के लिए, वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए इस चीज़ के। ठीक बात है। तो हमने 3 साल पहले फॉरेंसिक्स कैपेबिलिटी इन हाउस बिल्ड करना चालू किया। ठीक बात है। एक फुल टाइम हैपेंस टू बी सीए हायर किया, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काम करता था, जो आपने एग्जांपल दिया कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिव मॉडल होता है, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के लोगों को हायर टीम बनाई। उनका काम है इंडिपेंडेंटली फॉरेंसिक्स पे काम करना, और जब हम इन्वेस्टमेंट डिस्कशन करते हैं तो वो टीम इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टीम प्रेजेंट करती है कि उनका व्यू क्या है। सो एनालिस्ट तो बेसिकली रिपोर्टेड नंबर पे काम करते हैं, उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फोरेंसिक वाला ये देखता है कि रिपोर्टेड नंबर में कितनी स्ट्रेंथ है। या तो ये फोरेंसिक्स का काम है, हमें ये बताना कहाँ पैसा नहीं डालना है। तो वो रेड फ्लैग करते हैं। बस उसका काम है नेगेटिव लिस्ट बनाना कि क्या चीजें हैं जिससे वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट। सो दोस्तों देखो आपने कि खाली मार्केट के बारे में जानना, डीसीएफ जानना, अकाउंटिंग रेशियोज जानना, ये सब जानना ही लिमिटेड नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, खाली बिगनिंग है। बहुत डेप्थ का रिसर्च चाहिए आपको पैसा बनाने के लिए। और एक वाइट ओक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कॉल था थोड़े दिनों पहले, उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने 170+ स्टॉक्स में पैसा डाला और 100 स्टॉक्स में उनका पैसा बना है। तो इतने सक्सेसफुल फंड हाउस के पास भी करीब 56-58% सक्सेस रेट है, रेशो है, तो आप समझ लिए नॉर्मल इन्वेस्टर का क्या होने वाला है। दूसरा बात यह है कि इस बाजार में जहाँ क्वेश्चन वैल्यूएशन पे उठ रहे हैं, इस बाजार में जहाँ ये कहा जा रहा है कि मार्केट में फ्रॉड है, इस बाजार में जहाँ बोलते हैं कि क्वालिटी ग्रोथ की जगह आप नॉन क्वालिटी पे स्टॉक ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, तो इस बाजार में ज़रूरी है कि आप क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आया तो सबसे ज़्यादा जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स है या सेक्टर है, जो प्रमोटर कंपनियां हैं, उन पे ज़्यादा बड़ा डाउन टर्न आएगा। और ऐसा डाउन टर्न आता है कि मैनी टाइम दीज कंपनीज आर नॉट एबल टू रिकवर। ग्रोथ क्वालिटी कंपनी वाली कंपनी में डाउन टर्न आता है, लेकिन वो वापस उनकी प्राइजेस वापस आ जाती है। तो इस जब निफ्टी 25-26 हज़ार पे है, देयर इज मेनी क्वेश्चन पर्टिकुलर अबाउट द वैल्यूएशन इन द मिड एंड स्मॉल कैप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन गवर्नेंस एंड इन्वेस्ट विथ राइट टीम। और वाइट ओक एक ESG फंड लेके आ रही है जहां पर्टिकुलर फोकस उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे होगा। रमेश ने बताया कि किस तरह वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइट ओक के अंदर ट्रैक करते हैं। तो अगर इस बाजार में आपको इक्विटी बाजार में पैसा डालना है और आपको वैल्यूएशन या क्वालिटी ऑफ कंपनी पे कंसर्न है, तो वाइट ओक का ESG फंड आप देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.